नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। मार्केट अपडेट्स में आज बात होगी गोल्ड और सिल्वर को लेकर। गोल्ड और सिल्वर में लगातार दूसरे दिन मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, यानी कि यह लगातार दूसरा दिन है जब गोल्ड और सिल्वर दोनों दबाव में नजर आ रहे हैं। गिरावट के साथ कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अगर अभी का डेटा देखें करीब करीब 3 बजे के आसपास का, तो सिल्वर 3,000 रुपये की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और गोल्ड में हल्की रिकवरी हुई है, तो अभी फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से क्या होने वाला है? क्या गोल्ड में यहाँ से तेजी आने वाली है या फिर गिरावट और गहरी होने वाली है? गोल्ड और सिल्वर दोनों को लेकर के क्या रणनीति बनानी चाहिए? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो दिग्गज मौजूद हैं। पहले पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज कुमार जैन साहब और दूसरे AIJGF से नितिन केडिया सर। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का सर। शुरुआत मनोज सर आपसे ही करना चाहूंगा। आज की सर गिरावट देख के क्या लग रही है सर? इसके पीछे की कोई बड़ी वजह है इसके पीछे, या फिर जो बड़ी तेजी आई थी उसके बाद मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है? देखिए, दो तीन कारण हैं जिसके चलते आज हम यहाँ पे जो है गिरावट देख रहे हैं। कल के सत्र में भी एक मुनाफा वसूली थी सोना और चांदी दोनों की कीमतों में। रीजन बिहाइंड कि यहाँ पे US फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स आज देर रात जारी होना है, और उसके पहले हम जो पिछले लगभग 1 महीने से तेजी चली आ रही थी सोने और चांदी के बाजारों में, तो कहीं ना कहीं निवेशक वहां पे थोड़े कॉशियस होते हुए नजर आ रहे हैं और लॉन्ग की पोजीशन में एक मुनाफा वसूली जो है देखने को मिली है ऊपरी स्तरों पर। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि US और ईरान के बीच में जो हम कह सकते हैं कि सीज फायर हुआ था 60 डेज का, उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है और जो सीज फायर है वो फर्दर पीरियड के लिए एक्सटेंड नहीं हुआ है। साथ ही US प्रेसिडेंट वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को US की नई टेरिटरी जो है बता रहे हैं, जो कि ईरान वहां पे जो है उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट है वेस्ट एशिया में वो फिर से एक बार इमर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं, और वह भी एक बड़ा कारण है कि यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, जो कि फिर एक बार इन्फ्लेशन की चिंता को बढ़ावा दे रहा है। तो मेनली दो कारण है। एक तो यहाँ पे फेड के जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स के पहले निवेशकों का यहाँ पे वेट एंड वॉच का नजरिया, और जो लंबे समय से तेजी चली आ रही थी उसको देखते हुए एक मुनाफा वसूली, और दूसरा यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में फिर एक बार जो बढ़त आई है उसके चलते एक इन्फ्लेशन की चिंता। तो ये दोनों ही कारणों के चलते हम देख रहे हैं कि एक मुनाफा वसूली जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, एक तो फेड की ओर से मिनट्स जारी की जाने वाली है इसको लेकर के, और दूसरी वजह है कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने की वजह से गोल्ड और सिल्वर में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। नितिन सर, आपको क्या लग रहा है, इतनी बड़ी तेजी के बाद गिरावट क्या कह रही है सर? क्या यहाँ से गिरावट और ज्यादा देखने को मिलेगी या फिर एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर से तेजी हावी हो सकती है? नमस्कार सुमित जी, मनोज जी को प्रणाम, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज सुबह से जो है, मतलब आज सुबह से कल शाम से जो गोल्ड बाय करके बैठे हैं, वो जब गोल्ड को देख रहे हैं, चार्ट को देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि गोल्ड का चार्ट एक ही गाना गा रहा है कि हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। और उसका कारण ये है कि दुनिया भर के जो बॉन्ड डील्स अगर आप देखोगे तो वो बॉन्ड डील्स अपने 10 ईयर फॉरवर्ड कर्व के नीचे आ गए। देखिए, जब 10 ईयर फॉरवर्ड कर्व के नीचे बॉन्ड्स जो है करंट प्राइस आ जाते हैं, तो ये बताता है कि आने वाला जो समय है ये मॉनेटरी पॉलिसी रिस्क का नहीं है, जहां पे हम ये बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। बात ये है कि अब ये जो फिस्कल रिस्क है इसको कैसे संभाला जाएगा, क्योंकि अब बात ये नहीं हो रही है कि इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ेगा, बात ये हो रही है कि जब ये इंटरेस्ट रेट, जब रेट्स डेरिवेटिव्स का या ये बॉन्ड्स का जब रोल ओवर का टाइम आएगा, तब इन्हें खरीदेगा कौन। और इस तरह का जो एक रिस्क आ रहा है जो आगे जाके लिक्विडिटी के रिस्क को बढ़ा सकता है, तो उसके पहले हम देख रहे हैं कि कुछ जो वीक हार्ट्स लोग हैं या जिन्होंने 142, 143 या $4,000 के आसपास गोल्ड को बाय किया था, उनको अब ऐसा लग रहा है कि अगर हमें 2 महीने के अंदर 10% का प्रॉफिट मिल रहा है तो वाई शुड नॉट बी एग्जिट। तो वो पैसा आपका निकल रहा है गोल्ड के अंदर से और वो कहीं ना कहीं बॉन्ड मार्केट को चेस कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट के अंदर वो पैसा जा रहा है। और देखिए, जब इस तरह की जो सिचुएशन होती है उस समय सबसे ज्यादा लॉस किसी को होता है तो वो होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर को, क्योंकि वोलेटिलिटी जो होती है वो एकदम से रुक जाती है, और रुकने के बाद जो है वो एकदम आप जैसे कल रात में सीन हुआ, तो उसी तरह से 1 घंटे या 2 घंटे होते हैं जो पूरे आपके ट्रेडिंग को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। बट जब इस तरह के मैक्रो रिस्क की सिचुएशन बनती है तो दैट इज ऑलवेज गुड फॉर लॉन्ग टर्म जर्नी। तो यहाँ पे आपको जो गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो लगभग $5,000 का टारगेट बनता है बाई ईयर एंड। तो बाई ईयर एंड हमें $5,000 का लेवल देखने को मिल जाएगा। बट दिस रोड इज नॉट गोइंग टू बी इजी, दिस इज गोइंग टू बी अ बम्पी रोड। तो ये बहुत ज्यादा झटके रहेंगे। तो इसमें बेसिकली ये है कि
जो कुर्सी की पेटी बांध लेंगे वो तो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे, जो नहीं बांध पाएंगे उनको चोट लगना तय है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो रिस्क को नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं, या जिनको थोड़ी 2% या 2.5% मार्केट के प्लस माइनस होने से बहुत ज्यादा फर्क होता है, तो ऐसे लोगों को फिलहाल बाजार से दूर रहना चाहिए। और अगर आप 4 से 6 महीने के लिए पोजीशन बना सकते हो तो गोल्ड के अंदर ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। सुमित जी। ओके, मतलब जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर रखी है उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जिन लोगों ने बाई कर रखी है, जिन लोगों का नजरिया लॉन्ग टर्म का है, उनको फायदा आता हुआ दिख सकता है। अगर सर टेक्निकल लेवल की बात करें कि कौन कौन से टेक्निकल लेवल अहम है जहां पर जिसको ध्यान में रख करके ट्रेड करना चाहिए, तो कौन से लेवल अहम नजर आ रहे हैं सर आपको? देखिए 4311 का लो लगा था, अगर मैं बात करूं 14 अगस्त के दिन, और आज सुबह 4324 का लो था, उसके बाद 4329 मार्केट ने स्वीप किया, और अभी हम देख रहे हैं 4360 के आसपास बाजार आ रहा है। तो मेरे हिसाब से सबसे अहम लेवल जो बनता है वो 4311 का बनता है। उसके नीचे हम बात करें तो जुलाई और अगस्त के शुरुआती दौर में और जुलाई के पूरे महीने में $4200 जो है वो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो जब भी रेजिस्टेंस कभी ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो मुझे लगता है कि $4200 यहाँ पे पिवट बन चुका है। तो $4200 के नीचे मार्केट के हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपका एक बार चेंज हो जाएगा, बट ओवरऑल सपोर्ट्स यही है। अपर साइड में हम बात करें तो देखिए बाजार के अंदर क्या हुआ कि 4425 का पहले 26 के आसपास का हाई लगा हुआ था, हाई ब्रेक हुआ 34 के ऊपर गया। तो जो हाई ब्रेक होने पे बाय करते हैं वो कल पूरी तरह से मार्केट में ट्रैप हो गए। तो पहला रेजिस्टेंस जो बाजार के अंदर बन रहा है वो 4430 के आसपास बन रहा है, जहां पे हमने ये ट्रैपिंग बनते हुए देखी है। और दूसरा रेजिस्टेंस जो बाजार में बन रहा है वो 4480 और 4500 के जोन में बन रहा है, क्योंकि $4500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम करेगा। सुमित जी। ओके, मनोज सर, एमसीएक्स के लिए कौन से लेवल अहम है सर, गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए, जिसको ध्यान में रखकर ट्रेडर ट्रेडिंग करें और उनको थोड़ा नुकसान से बचाया जा सके? देखिए यहाँ पे मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए और जो आगे फेड के मिनट्स आने हैं, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहे नहीं वाली इस सप्ताह। मेरा मानना है कि गोल्ड में यहाँ बिल्कुल 4200 जो है सपोर्ट रहेगा मार्केट। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में यहाँ पे 1,51,000 जो एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जो है वो के रूप में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो है अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगले 1 से 2 वीक के लिए कोई पोजीशन लेकर के चल रहे हैं तो 1,51,000 के सपोर्ट पे उनको नजर रखना चाहिए। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 1,56,650 और इंटरनेशनल मार्केट में $4,450 है। और अगर उसके ऊपर मार्केट निकलने में कामयाब रहती है तो फिर हम $4,600 जो है इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में लगभग 1,60,000 से 61,000 के जो स्तर है वो आते हुए देखेंगे। तो डाउन साइड यहाँ पे हमारा मानना है कि $4,200 और 1,51,000 वो एक मजबूत सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा। तो उसके ऊपर यहाँ पे जो है ट्रेडर्स को नजर रखने की सलाह रहेगी। ओके, अगर सर 1,51,000 का अगर सपोर्ट टूटता है तो सर कहाँ तक गिरावट आ सकती है गोल्ड में? देखिए $4,200 के नीचे जाएगा मार्केट तो फिर वापस से वहां पे जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 4,110 और उसके बाद जो 3,900 जिस बेस को बना करके मार्केट ने वहां पर रैली स्टार्ट की थी। लेकिन अभी इतने बड़े पैनिक की संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डॉलर इंडेक्स में जो एक मजबूती थी जिसके कारण बड़ा पैनिक देखने को मिल रहा था, दूसरा जो फेड की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की पॉसिबिलिटी थी वो ईज ऑफ होती हुई नजर आई है। तो अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि 4,200 के नीचे मार्केट जाती हुई नजर आएगी। तो वर्तमान में 4,200 को ही एक बेस मान के चले, लेकिन अगर वो ब्रीच होता है तो फिर एक बार 4,110 और भारतीय बाजारों में 1,48,500 वो रीटेस्ट हो सकता है। ओके, 1,48,500 तक अगर 1,51,000 टूटता है तो आ सकता है। नितिन केडिया सर, आपसे सवाल यह है कि अगर सर देखें तो सिल्वर में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, करीब करीब 3,000 रुपये के आसपास की गिरावट देखी जा रही है, लेकिन गोल्ड फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसकी बड़ी वजह क्या है सर कि सिल्वर में इतनी बड़ी गिरावट है, गोल्ड फ्लैट कारोबार कर रहा है? देखिए एक तो सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल है, जब भी कभी आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो बेसिकली क्या होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है वो श्रिंक हो जाती है। तो अभी भले ही सेंट्रल बैंक अनाउंस करे ना करे, लेकिन वर्चुअली मॉर्गेज रेट्स जो है वो बढ़ने शुरू हो गए डेवलप्ड इकोनॉमीज में। तो इसका इम्पैक्ट आपको बेस मेटल के अंदर भी जो है कल से दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बेस मेटल्स के अंदर भी हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा ही हुई है। तो एक तरफ गोल्ड में जहाँ बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बन रही है, सिल्वर में जब तक 6450 और 200 डेज का जो मूविंग एवरेज इंटरनेशनल मार्केट में आ रहा है
6650 के आसपास, जब तक इन दोनों लेवल्स के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक मेरा मानना है सिल्वर जो है वो सेल ऑन राइज का ही स्ट्रैटेजी रहेगा। नीचे में 6160 के लेवल्स जो है, 61 और 60 के लेवल्स जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल इस तरह की जब भी सिचुएशन बनेगी, जब आपके इन्फ्लेशन जो है वो एक रिस्क बन जाएंगी मार्केट में, इंटरेस्ट जो है वो आपके वर्चुअली बढ़ने लगेंगे, तो ये देखिए कहीं भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, बैलेंस शीट्स जो होती है वो श्रिंक होनी शुरू हो जाती है। तो जब जब भी कभी बैलेंस शीट्स श्रिंक होने लगती हैं ग्लोबली, तो हम देखते हैं कि उसका जो असर होता है सबसे पहले सिल्वर पे देखने को मिलता है। यही एक कारण है कि हम सिल्वर में इतनी डाउनफॉल देख रहे हैं और गोल्ड सिल्वर रेशियो को वापस 70 की तरफ देख रहे हैं। ओवरऑल अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखें, जो अभी पिछला एक 15 दिन का समय गया है, इसमें इतनी बुलिशनेस होने के बाद भी 66 और 6650 के लेवल पे इसने काफी एक अच्छा सपोर्ट रिप्रेजेंट किया था। तो ये बताता है कि गोल्ड की जो अंडरलाइन है वो काफी स्ट्रांग है सिल्वर से, और जब तक बॉन्ड यील्ड्स में कूलिंग नहीं आती, जब तक हम ये लिक्विडिटी रिस्क को क्रॉस नहीं करते हैं, तब तक सिल्वर जो है वो गोल्ड को बीट नहीं कर पाएगी। गोल्ड थोड़ा सा कॉर्नर करेगा सिल्वर को। ओके, ठीक है। मनोज सर, क्या यहाँ से फ्रेश बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है? क्या निवेशक यहाँ से फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? जो लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहे, क्या उनके लिए एक बेहतरीन मौका है? देखिए, सिल्वर में मेरा मानना है कि एक बार फेड मिनट्स का वेट करना चाहिए, और टिप्स में मार्केट कहीं भी अगर 2,25,000 से 2,21,000 के जोन में आता है तो फिर वहां पे स्ट्रगल्ड वे में बाय करें। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ट्रेंड यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दोनों का पॉजिटिव ही है, तो लंबी अवधि में यहाँ पे रिटर्न्स जो है वो देखने को मिलेंगे। गोल्ड में भी जैसा कि मैंने बताया कि 1,51,000 एक काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट है, तो अगर डिप्स आते हैं सपोर्ट लेवल के आसपास के तो वहां पे बाय कर सकते हो। निवेशकों का जहां तक सवाल है, तो मेरा मानना है कि टॉप और बॉटम को पकड़ने के बजाय वो यहाँ पे एसआईपी के रूप में निवेश करने की जो है रणनीति बनाए, ताकि मार्केट में कभी करेक्शन भी आएंगे तो आपको निचले स्तरों पर भी जो है वहां पे एक्यूमुलेट करने का मौका मिलेगा। तो निवेशकों को एसआईपी के रूप में यहाँ पे निवेश करने की सलाह रहेगी। होराइजन थोड़ा सा लंबा रखे, 1 से 2 वर्ष का, तो वहां पे बेहतर जो है रिटर्न्स लॉन्ग पोजीशन में बन सकते। ओके, क्या लग रहा है नितिन सर आपको, क्या लग रहा है कि यहाँ से फ्रेश बाइंग की जा सकती है या फिर थोड़ा और वेट करना चाहिए? देखिए, मतलब दिसंबर तक अगर मैं $5,000 का टारगेट लेके चल रहा हूँ, तो गोल्ड में मुझे कोई हिकअप्स नहीं है फ्रेश बाइंग करने पे। इस लेवल, पर्टिकुलर लेवल पे भी मुझे लगता है 25 से 30% की फ्रेश बाइंग जो है वो करंट लेवल्स पे की जा सकती है। जैसा मनोज जी ने कहा, अगर आप एसआईपी रखेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। सिल्वर में थोड़ा सा अभी अवॉइड करूंगा, जब तक ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती है, तब तक मेरा मानना है कि सिल्वर से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। इनफैक्ट व्हाट वी हैव सजेस्टेड इज कि आप डिप्स में गोल्ड को बाय करिए। गोल्ड ऊपर जाता है 2 से 3%, 4% ऊपर जाता है, तो वहां पे आपने गोल्ड जितने वॉल्यूम में बाय किया है, सामने सिल्वर को ही आप उतना एक बार सेल कर दीजिए। सिल्वर वहां से थोड़ा बहुत डिक्लाइन दिखाती है 1%, 2% का, तो उसको फिर आप वहां पे कवर कर सकते हो। तो दिस वे आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। ओके, ठीक है। मनोज सर, क्या लग रहा है, यह फिर से उसी दौर में गोल्ड सिल्वर लौटता नजर आ रहा है क्या, कि जब 4,20,000 के आसपास सिल्वर ने अपना हाई बनाया था और लोगों ने बाई कर लिया फॉर्मों में कि यहाँ से और तेजी आएगी? इसी तरह से फिर से 2,38,39,000 के आसपास गया और फिर लोगों ने बाई किया और उसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, सोना और चांदी लंबी अवधि का अगर हम देखें तो एक स्ट्रक्चरल बुल रन में है, और जब भी ऐसे कोई पैराबोलिक मूव आते हैं उसके बाद वहां पे करेक्शन जो है वो भी डीपर जो है देखने को मिलते हैं, और वैसा ही हमने सोना और चांदी दोनों के साथ होते हुए देखा। चांदी बीइंग इंडस्ट्रियल मटेरियल, वहां पे पेन थोड़ा ज्यादा था, जो कि लगभग अपने उच्च स्तरों से लगभग 50% जो है भारतीय बाजारों में करेक्ट होती हुई नजर आई। इट डजंट मीन कि यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है वो बदल चुका है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि जो 80,000, 85,000 का सिल्वर 2,30,000 के स्तर के करीब ट्रेड हो रहा है। तो अभी भी यहाँ पे निचले स्तरों से मार्केट ने जो बढ़त दिखाई थी वो उससे ऑलमोस्ट 100% से ऊपर जो है अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन जब भी हम देखते हैं तो वहां पे कंपैरिजन हमेशा टॉप से होता है, इसलिए अपने को लगता है कि वहां पे बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है और अब वापस से वो लेवल्स आएंगे कि नहीं। तो लंबी अवधि का ट्रेंड पॉजिटिव है, तुरंत आ जाएंगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप वहां पे 3 से 4 साल का होराइजन रख करके चल रहे हैं मार्केट में, तो बिल्कुल जो प्रीवियस हाइज है वो फिर एक बार वहां पे ब्रेक जो है होते हुए नजर आएंगे। ओके, कॉपर को लेकर क्या व्यू है सर आपका? इसमें भी करीब करीब आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अभी 1,359 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सर यहाँ पे मौका बन सकता है? चार्ट क्या बता रहा है? देखिए, कॉपर में एक अच्छा पॉजिटिव मूव बना था, और जो 1408 के आसपास वहां पे भारतीय बाजारों में रेजिस्टेंस था, लेकिन हमने
1401 से जो है ट्रेंड को रिवर्स करते हुए देखा। वहां पे दो तीन मुख्य जो चीजें हुई फंडामेंटली, एक तो हमने देखा कि जो यूएस कनाडा के ऊपर 50% टैरिफ लगाने वाला था वो उन्होंने डेफर्ड किया है। दूसरा एलएमई में आज हमने देखा कि पिछले 2 दिनों से जो एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स है वहां पे बढ़त देखने को मिली है। और तीसरा हम देख रहे हैं कि जो चाइना के जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो उम्मीद से बेहद कमजोर आए हैं। तो ये 2-3 जो बड़े फंडामेंटल बदलाव हुए पिछले 2 दिनों में, उसके चलते एक मुनाफा वसूली कॉपर में देखने को मिल रही है। हमारा मानना है कि यहाँ पे कॉपर में इंटरनेशनल मार्केट में एलएमई में 13,740 से 13,500 एक सपोर्ट जोन रहेगा। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में यहाँ पे 1345 से 1330 का जो रेंज है वहां पे मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो तात्कालिक बदलाव हुए फंडामेंटल्स में, उनको देखते हुए थोड़ा सा वेट करने की सलाह रहेगी। अगर मार्केट अपने सपोर्ट जोन में आता है तो वहां पे खरीदारी करें, वर्तमान लेवल पे अवॉइड करें। ओके नितिन सर, आपका क्या व्यू है कॉपर में सर? सुमित जी, कॉपर में जो तेजी आ रही थी उसके मेन कारण ये था कि देयर वाज अ र्यूमर कि कॉपर में टैरिफ जो है यूएस लगा सकता है, और हमने देखा था कि जो टोटल कॉपर था उसका 80% जो है वो यूएस के वेयर हाउसेस के अंदर पहुंच गया था, जो है एलएमई के अंदर कॉपर पड़ा हुआ था। तो अब वो र्यूमर कहीं ना कहीं हल्का पड़ रहा है। दूसरा क्या है कि जो सप्लाई डेफिसिट था वो भाव में काउंट हो चुका है। तीसरा जो था, कल हमने देखा कि ट्रैफिकेरा से लेके तमाम बड़े ट्रेडर्स ने एलएमई के अंदर जो है मेटल की सप्लाई करी है। तो अब जब सीएमई का डेटा आएगा तब हमें पता चलेगा क्या ये जो मेटल है ये सीएमई टू एलएमई शिफ्ट हुआ है या किसी और वेयर हाउस से ट्रैफिकेरा ने या बाकी ट्रेडर्स ने इसको शिफ्ट किया है। इसी के साथ में एलएमई के अंदर कैश टू 3 मार्केट का जो बैकवर्डेशन $545 के आसपास चल रहा था वो $250 के आसपास आ गया। तो ये बता रहा है कि मार्केट में जो सप्लाई टाइटनेस थी कॉपर की वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और यही कारण है कि अपर लेवल्स पे अगर आप कॉपर का चार्ट देखेंगे तो लास्ट 3-4 दिन के अंदर जो है आप देखें तो उसमें एक तो आपको जो क्लोजिंग है वो लो के आसपास बनती हुई दिखाई दे रही है और एक डोजी भी बनते हुए हमने देखा था। तो मेरा मानना है कि हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में 1380 से 1400 का जो जोन है वो एक जोन में हम एक रेजिस्टेंस बनते हुए देखें, और जब तक 1400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती मुझे लगता है कि कॉपर अब नई तेजी नहीं बनाएगा, और इसको हम एक कंसोलिडेशन फेज में देखेंगे जहां नीचे में 1330 का लेवल रहेगा और ऊपर में 1380-90 का, जिस रेंज में ये ट्रेड करेगा। ओके तो सर क्या फिलहाल कॉपर से बच के रहना चाहिए, निवेश नहीं करना चाहिए यहाँ? नहीं, बच के क्यों रहना चाहिए सर। बैट्समैन वो होता है जिसके बाद हर बॉल के लिए शॉट रहता है। आप ऑप्शंस के अंदर 1350 का कॉल पुट सेल कर सकते हैं, एक तो आप 1400 का कॉल सेल कर सकते हैं, 1320 का पुट सेल कर सकते हैं। तो ऑप्शन स्ट्रेटजीज इस समय है जो आपको पैसा बना के दे सकती है। और देखिए, जब भी मार्केट कंसोलिडेशन में जाता है तो क्या होता है कि आपके जो ऑप्शंस आप राइट करते हैं या सेल करते हैं वो आपको मैक्सिमम 2 या 3 दिन के अंदर ही पैसा बना के दे देते हैं। ओके ठीक है मनोज सर, नेचुरल गैस को लेकर के क्या व्यू है सर आपका, क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए सर इसमें? देखिए, नेचुरल गैस एक डायनेमिक ट्रेड कर रहा है। 270 वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, और डाउन साइड में हम देख रहे हैं कि 250-52 का जो जोन है वहां पे एक सपोर्ट है। तो जब तक कीमतें 270 के ऊपर यहाँ पे क्लोज करके सस्टेन नहीं होती है, फ्रेश बाइंग यहाँ पे अवॉइड करने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट अगर लॉन्ग की पोजीशन हो तो एक बार मुनाफा वसूली कर ले। फ्रेश बाय के लिए डिप का वेट करना चाहिए, फिर से कीमतें 255 से 50 के जोन में आए तो वहां पे बाइंग की रणनीति बनाए। ऊपर में 270 पे एक बार लॉन्ग में मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। ओके सर, कोई सर ऐसा मेटल जिसमें गोल्ड सिल्वर से बेहतरीन मुनाफा मिल सके अभी चार्ट के नजरिए से, जहां चार्ट ग्रीन जोन की तरफ इशारा कर रहा हो? देखिए, यहाँ पे ओवरऑल बेस मेटल पेक ने बेहतर रैली की थी और उसके बाद हम एक यहाँ पे मुनाफा वसूली देख रहे हैं। लेकिन हमने देखा था कि एल्यूमिनियम जो है 400 से करेक्ट होकर के और फिर एक अच्छा कंसोलिडेशन करके लगभग 360 तक गया था और अभी 345 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो अगर पोजिशनली किसी को ट्रेड लेना है और एल्यूमिनियम अगर 340 की रेंज में आता है तो वहां पे पोजिशनल इसमें जो है बाइंग इनिशिएट की जा सकती है 328 के स्टॉप लॉस से, और वहां पे 360 के जो लक्ष्य है वो फिर से एक बार रखे जा सकते हैं। ओके ठीक है सर, वापस से सर गोल्ड सिल्वर पे आते हैं। थोड़ा त्योहारी सीजन आ रहा है तो क्या लग रहा है सर, त्योहारी सीजन में डिमांड बढ़ने से कीमतों में तेजी आ सकती है गोल्ड सिल्वर में? देखिए, गोल्ड यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल जो है दिखा चुका है। हमने 3900 के आसपास बेस बनते हुए देखा भारतीय बाजारों में, लगभग 1,40,000। वहां से हमने देखा कि लगभग 15,000 की रैली जो है मार्केट पिछले एक महीने में दिखा चुका है। तो फेस्टिव सीजन की जो हम कह सकते हैं कि सुगबुगाहट यहाँ पे चालू हो चुकी है और मार्केट भी जो है उसको इंडिकेट कर रहा है। तो आने वाले समय में मार्केट यहाँ पे अगर गोल्ड के रेफरेंस में मैं बात करूं तो ग्रेजुअली ऊपर ही जाता हुआ नजर आएगा और साल के आखिर तक
हमारा मानना है कि $4,800 और लगभग 1,65,000 भारतीय बाजारों में वहां तक कीमतें जा सकती। ओके नितिन सर, अगर त्योहारी सीजन में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें बढ़ती हैं शादी ब्याह के समय में, तो सर ये तो वही वाला हो गया कहानी कि पिया जी कहेंगे कि कैसे लाएंगे झुमके पिया जी। नहीं, वो बोल देगा ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो बहाना रहेगा कि झुमका खरीदा था पर गिर गया बरेली के बाजार में। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अब लास्ट ईयर से आप इसको इस साल कंपेयर नहीं कर सकते। सुमित जी, लास्ट ईयर क्या था कि भाव को पहली बार हमने 1 लाख रुपए के ऊपर टच करते हुए देखा था, फिर 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000। तो मतलब ऑल ऑफ सडन जब इस तरह का प्राइस मूव आया तो जो भारतीय ग्राहक है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कहीं ना कहीं मेंटली, कि गोल्ड के प्राइस जो है वो इतने ऊपर जा सकते हैं, और उसको ऐसा लग रहा था कि समहाउ ये प्राइसेस नीचे आएंगे तो वो उसको खरीद लेगा। लेकिन अब ऑलमोस्ट जो है वो 12 महीने और 13 महीने हो चुके हैं जब हम प्राइसेस को 1,20,000 रुपए के ऊपर ट्रेड करते हुए देख रहे हो। कहीं ना कहीं अब लोगों में एक्सेप्टेंस आ गई है कि अब 1,50,000, 1,40,000 का एक एवरेज भाव रहेगा, और अब अगर हमें परचेज करनी है तो हमें अपना बजट इसी के आसपास रखना पड़ेगा। अब जो कैसे लाए पिया जी झुमके वाली जो कहानी बनेगी, वो बनेगी जब गोल्ड 2 लाख या 2,10,000 के ऊपर चला जाएगा, तब कहीं भारतीय जनमानस के अंदर फिर से वही एक कहानी आ जाएगी कि अब थोड़ा सा करेक्शन आएगा, 1,70 आएगा, 1,80 आएगा, तब खरीद लेंगे। क्योंकि अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही जो इंडिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन होती है ज्वेलरी की, जिसको हम लोग IIJS कहते हैं, जिसको GJEPC, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो करवाता है, और इसमें हमारी जो एसोसिएशन है ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन, वो भी एक सहयोगी एसोसिएशन रहती है। तो हमने एक बार रिकॉर्ड फुटफॉल देखा है, ज्वेलर्स का एक रिकॉर्ड फुटफॉल इस पर्टिकुलर एग्जीबिशन में आया, और दोनों एग्जीबिशन सेंटर्स, चाहे वो जियो रहा हो चाहे वो नेस्को रहा हो, दोनों में पैर रखने की जगह नहीं थी। और देखिए दुकानदार जब आता है यहाँ पे परचेज करने के लिए सुमित जी, वो तभी आता है जब कुछ ना कुछ फीडबैक उसके पास कस्टमर का होता है कि हमको कस्टमर जो है वो आएगा और कुछ इंक्वायरीज आनी शुरू हो जाती है। तो वो एक रेस्पॉन्स हमने देखा। तो मेरा मानना है कि इस बार का फेस्टिव सीजन अच्छा जाएगा। ट्रेडिशनली B2C लेवल पे जब ग्राहक लेवल की बात करें तो जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है वो जनरली अच्छा नहीं होता। इस बार अधिक मास था तो थोड़ा सा आगे भी खिंच सकता है। तो श्राद्ध के बाद पर्टिकुलरली जैसे ही श्राद्ध खत्म होते हैं और नवरात्रि शुरू होती है, वहां से हमारा फेस्टिव सीजन पहले दिन से शुरू हो जाता है, और वहां से लेके फिर हम देखते हैं दीपावली तक और एक्सटेंडेड क्रिसमस तक या न्यू ईयर तक हम देखते हैं कि ये जो खरीदारी है ये बनी रहती है। और फिर जो है मकर संक्रांति आती है और मतलब फिर वैलेंटाइन डे की खरीदारी रहती है। तो वो इस तरह की चीजें जो है वो कंटिन्यूअसली फरवरी तक हमें देखने को मिलती है। वैलेंटाइन डे पे भी खरीदा जाता है क्या सर गोल्ड सिल्वर? सुमित जी, आप बैचलर आदमी हो, आप हमसे पूछ रहे हो, मैं और मनोज जी कहें तो समझ में आता है। नहीं जानना चाह रहा था सर बाकी निवेशकों के लिए। तो मनोज सर, बेसिकली डिमांड जो है वो बनी रहेगी। हाल फिलहाल प्रीमियम जो है वो कम हो रहे हैं। चांदी के प्रीमियम की बात करें तो लगभग 4,000 के आसपास आ चुका है, और गोल्ड का प्रीमियम की भी बात करें तो 200 रुपए के आसपास है। तो डिमांड डेफिनेटली कम है इस समय, और वो श्राद्ध तक कम ही रहेगी। ओके, क्या सलाह होगी मनोज सर निवेशकों के लिए इस समय? देखिए यहाँ पे जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उनको आज के लिए कॉशियस रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि फेड के मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स आने हैं। लेकिन जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, सोना और चांदी में SIP के रूप में निवेश करें। शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं अगले 6 महीने की बात करूं तो गोल्ड के जो रिटर्न्स है वो सिल्वर से बेहतर रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वहां पे सिल्वर जो है फिर एक बार आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, आप दोनों ने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। जाने से पहले सर डिस्क्लेमर क्या रहेगा सर इस पूरे शो को लेकर के? जो भी राय हमने यहाँ पे दी है वो हमारी पर्सनल राय है, और ये कहीं ना कहीं हमने हमारे क्लाइंटों के साथ भी शेयर करी हुई है। तो जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख के अगर कोई पोजीशन लेने का मानस बना रहे हैं तो कृपया करके अपने रिस्क मैनेजर और फाइनेंशियल प्लानर की सलाह पे ही काम करें। धन्यवाद। जो भी सुमित जी डिस्कशन हमने यहाँ पे शो के दरमियान किया है अलग अलग कमोडिटीज पे, उनमें से किसी भी कमोडिटी में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन फ्यूचर्स मार्केट में नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते इनमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। क्लाइंट को यही सलाह रहेगी कि कोई भी ट्रेड बिना सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार की सलाह से ना बनाए और अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।